Somebody sent me, some person I don't know, sent me an email which had a write-up on Rain Industries. I never heard of this company before that. So someone sent me a PDF, about 20 pages, explaining Rain Industries. 3 hours after reading the PDF, I'm buying every share. Okay? Told the broker to every share, whoever wants to sell. I own, guess what? 9.999% of Rain Industries. Just like Suntech, 9.999%. They won't let me go over 10. So just one share below 10, I just sit there. लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में देखते ही प्यार हो जाना, जैसे अक्सर शाहरुख को हो जाता है मूवीज़ में, मोनिश पाबराई को भी हुआ रेन इंडस्ट्रीज़ के साथ में। किसी एक पर्सन ने मोनिश पाबराई को रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में 20 पेजेस का एक पीडीएफ मेल किया और उस 20 पेजेस के पीडीएफ को 3 घंटे तक पढ़ने के बाद मोनिश पाबराई ने रेन इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स को खरीदना चालू कर दिया और रेन इंडस्ट्रीज़ का शेयर उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उसमें 9.99% स्टेक खरीद लिया। वो उससे ज़्यादा भी खरीदना चाहते थे, लेकिन किसी भी शेयर में 10% से ज़्यादा का स्टेक लेना उन्हें अलाउड नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं खरीदा। तो ऐसी क्या खास बात है रेन इंडस्ट्रीज़ में, हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चाहे तो आप वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो अब समझते हैं रेन इंडस्ट्रीज़ का ईवी सेक्टर से या ऑटोमोबाइल सेक्टर से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, कार्स की जो बॉडी बनती है वो एल्यूमिनियम से बनती है और रेन इंडस्ट्रीज़ एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इसेंशियल मटेरियल है सीटीपी और सीपीसी उसे मैन्युफैक्चर करती है और इसीलिए जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आता है तो रेन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दोस्तों, मैं खुद एक एल्यूमिनियम कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता हूँ। बियर और सॉफ्ट ड्रिंक के पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम कैन की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगर फ्यूचर में पानी भी प्लास्टिक बॉटल की जगह एल्यूमिनियम कैंस में पैक होने लगे तो एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिसका फ़ायदा रेन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा होगा। अब देखते हैं मोनिश पाबराई सर ने रेन इंडस्ट्रीज़ को कब और किस प्राइस पे खरीदा था। When I saw the report I got, the market value was $200 million. And it's in the aluminum supply chain business. Like they make these coal tar pitch and different products which go into the manufacture of aluminum. And it's an oligopoly. There are only 2-3 players in the world who provide that. So it's very concentrated. When I read the report, I said it's a very high probability that in 1 year, maybe in next 3-4 years, they'll make $200 million. So I'm buying the whole company for $200 million. In 2015, I thought by 2018 or 2019, in single year, they'll make $200 million. Okay? Of course I won't buy the stock then, right? And that happened. So I bought at about 35 rupees a share, and for some time nothing happened. And then in 2018, it's at 450 rupees a share, from 35 to 450. Okay? And then it comes down all the way, right? So even if I look at where it's come down, it's still a 3x. It's still 3x in 3 years, but at the peak, it was 12x in 3 years. मोनिश पाबराई सर ने रेन इंडस्ट्रीज़ को 2015 में 35 रुपीज़ की एवरेज प्राइस पे ख़रीदा था। उनके ख़रीदने के बाद रेन इंडस्ट्रीज़ के शेयर में बहुत तेज़ी से उछाल आया था और उसी तेज़ी से शेयर गिरा भी था। आज की डेट में मोनिश पाबराई सर के पास रेन इंडस्ट्रीज़ के लगभग 3 करोड़ शेयर्स है, जिसकी करंट वैल्यू लगभग 500 करोड़ रुपीज़ है। मोनिश पाबराई बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं। उनके 1300 करोड़ के पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 शेयर्स दिखाई देते हैं। एक है सनटेक रियलिटी, रेन इंडस्ट्रीज़ और एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें से रेन इंडस्ट्रीज़ का वेटेज सबसे ज़्यादा है। And there are hidden moats. Hidden moats are very important. Rain is a hidden moat. So this guy who runs Rain, he got the business from his father. They never had any capital. That's why from the beginning they were a cement plant, they couldn't do anything. He borrowed $1.5 billion high yield debt in the US market and bought 2 large businesses with nothing down. So what he did was he borrowed $1.5 billion, bought this business. If the business did not work, he did not put even $1 of his own money. The bank can just take the business. He doesn't lose anything. If it works, it's his. And both the businesses worked.
And then he paid on the debt. Now suddenly the 1.5 billion buy was 10 times the size of the company at that time. So there's a company that has 200 million in revenue. It goes and buys a company that has 2 billion in revenue. That's what happened with Rain. They bought a company that was 10 times the size that they were at, and they borrowed the whole thing. And they borrowed it non-recourse, where if it doesn't work, it cannot affect them. Very, very brilliantly done. किसी भी कंपनी का मोट यानी कि उस कंपनी की ऐसी स्ट्रेंथ जो उसके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, और रेन इंडस्ट्रीज़ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका मैनेजमेंट। रेन इंडस्ट्रीज़ का पहले सिर्फ सीमेंट का बिजनेस था, लेकिन बाद में उन्होंने लोन लेके 2 बिजनेसेस को खरीदा जो उनके सीमेंट के बिजनेस से 10 गुना से ज़्यादा बड़े थे, और उन दोनों बिजनेसेस को कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत इफ़िशिएंटली और बहुत स्मार्टली रन किया है। अब रेन इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस को समझते हैं। रेन इंडस्ट्रीज़ के मेनली 3 बिजनेस है। एक है कार्बन का बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस और एडवांस मटेरियल का बिजनेस। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 8 कंट्रीज़ में हैं। कंपनी के पास टोटल 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की कैपेसिटी देख लेते हैं। कैल्साइन पेट्रोलियम कोक यानी कि CPC को प्रोड्यूस करने की कंपनी की कैपेसिटी है 2.4 मेट्रिक टन पर एनम। उसके बाद कोल टार डिस्टिलेशन जिसे CTP यानी कि कोल टार पिच भी बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी है 1.3 मेट्रिक टन पर एनम। उसके बाद एडवांस मटेरियल्स की कंपनी की कैपेसिटी है 0.6 मेट्रिक टन्स पर एनम, और सीमेंट के प्रोडक्शन की कंपनी की कैपेसिटी है 3.5 मेट्रिक टन पर एनम। कंपनी के पास 5 वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स और वेस्ट हीट रिकवरी स्टीम प्लांट्स है, जिससे कंपनी अराउंड 175 मेगावाट पावर जनरेट करती है। इसके अलावा कंपनी के पास 4 फ्लू गैस डिस्टिलेशन प्लांट्स भी है। अब कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देख लेते हैं। कार्बन प्रोडक्ट से कंपनी का रेवेन्यू आता है सबसे ज़्यादा 66%। कंपनी इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CTP। रेन इंडस्ट्रीज़ दुनिया की सबसे बड़ी CTP प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, और सेकंड लार्जेस्ट है CPC प्रोड्यूसर। कार्बन प्रोडक्ट से कंपनी का जो 66% का रेवेन्यू आता है, उसमें से 39% रेवेन्यू आता है CPC प्रोडक्शन से, 36% का रेवेन्यू आता है CTP प्रोडक्शन से, और अदर कार्बन प्रोडक्ट से रेवेन्यू आता है 22% का। एडवांस मटेरियल सेगमेंट से कंपनी का अराउंड 26% रेवेन्यू आता है। कंपनी जो एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है उसका यूज़ स्पेशलिटी केमिकल्स, कोटिंग्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव्स एंड अदर इंडस्ट्रीज़ में होता है। एडवांस मटेरियल के लिए कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड्स में है। एडवांस मटेरियल से कंपनी का जो 26% रेवेन्यू आता है, उसमें से 40% रेवेन्यू रेजिन से आता है, 25% रेवेन्यू पेट्रोकेमिकल्स से आता है, 18% रेवेन्यू नैप्थेलिन डेरिवेटिव्स से आता है, और 17% रेवेन्यू इंजीनियर्ड प्रोडक्ट से आता है। कंपनी का सीमेंट सेगमेंट से 8% रेवेन्यू आता है। सीमेंट में कंपनी का ब्रांड नेम है प्रिया। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी की एक फैक्ट्री है आंध्र प्रदेश में और दूसरी फैक्ट्री है तेलंगाना में, और सीमेंट पैकेजिंग के लिए कंपनी की फैक्ट्री है कर्नाटका में। कंपनी के पास अपने सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड डीलर है। अब ज्योग्राफी वाइज कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है यूरोप से, जो कि है 40%। उसके बाद एशिया से कंपनी का 20% रेवेन्यू आता है। USA से कंपनी का 19% रेवेन्यू आता है। रेस्ट नॉर्थ अमेरिका से कंपनी का 12% रेवेन्यू आता है। मिडल ईस्ट से कंपनी का 6% रेवेन्यू आता है। अफ्रीका से कंपनी का 2% का रेवेन्यू आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी का 1% का रेवेन्यू आता है। रेन इंडस्ट्रीज़ ने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम है ACP, अनहाइड्रस कार्बन पैलेट्स। दोस्तों, इस नाम को याद रखना, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी ये प्रोडक्ट कंपनी का US में ट्रायल बेस पे चल रहा है। तो कंपनी का ACP का प्लांट US में स्टेबलाइज और फुली फंक्शनल होने के बाद कंपनी इंडिया में सेकंड ACP का प्लांट इंस्टॉल करेंगी। फाइनेंशियल 2024 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने HHRC के अपने प्लांट को रिस्टार्ट किया है। कंपनी के एक्सपेक्टेशन है कि Q3 तक वो 20 से 25% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे उस प्लांट की, और Q4 तक 30 से 40% की कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, और फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक वो 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे।
2 of the 4 HHRC producers in Europe have permanently closed their facilities, significantly reducing the locally made volume of these ultra-made pure resin in market. कंपनी ने अपने HHRC के प्लांट को रिस्टार्ट करने के बाद यूरोप में जो टोटल 4 HHRC के प्रोड्यूसर्स थे उसमें से दो HHRC के प्रोड्यूसर्स ने अपने प्लांट्स को परमानेंटली बंद कर दिया है, क्योंकि रेन इंडस्ट्रीज के अल्ट्रा प्योर रेजिन्स के प्रोडक्शन के कारण उन कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई है। कंपनी पे जो हेवी कर्जा है वो फाइनेंशियल ईयर 2028 और 2029 में मैच्योर हो जाएगा। तो ये थी कंपनी के बिजनेस के बारे में जानकारी। अब रेन इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। इस कंपनी का करंट मार्केट कैप है 5,630 करोड़ रुपीज़। शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 167 रुपीज़। मोनिश पाबराई सर ने इस शेयर को 35 रुपीज़ पे खरीदा है 2015 में। शेयर का 52 वीक हाई है 191 रुपीज़ और 52 वीक लो है 142 रुपीज़। शेयर का पी है 7.37, बुक वैल्यू है 253 रुपीज़। शेयर की करंट प्राइस उसके बुक वैल्यू से बहुत कम है और शेयर का पी भी कम है, यानी कि शेयर अभी रिजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड है 0.6%, ROCE है 17.1%, ROE है 19.8% और फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी का 41.1% स्टेक है, जिसमें से उन्होंने एक भी शेयर को प्लेज नहीं किया है और लास्ट के 3 सालों में प्रोमोटर्स का स्टेक स्टेबल है। शेयर का EPS है 22.7 रुपीज़ और कंपनी के पास टोटल एसेट्स है 21,667 करोड़ रुपीज़ के और कंपनी पे करंटली कर्जा है 9,372 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का यहाँ पे कर्जा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। कंपनी का मार्केट कैप 5,630 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी पे कर्जा 9,372 करोड़ का है, यानी कि कंपनी के साइज़ के कंपैरिजन में कंपनी पे कर्जा बहुत ज़्यादा है। प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी का 41.14% स्टेक है। FIIs के पास इस कंपनी का 17.08% स्टेक है और उसमें से मोनिश पाबराई सर के पास 3 फंड्स के थ्रू 4.35%, 2.6%, 1.87%, कुल मिला के 8.82% स्टेक है। स्टार्टिंग में मोनिश पाबराई सर के पास 9.99% स्टेक था, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया है और करंटली उनके पास 8.82% स्टेक है। बाकी DIIs के पास इस कंपनी का 0.23% स्टेक है। गवर्नमेंट के पास इस कंपनी का 0.34% स्टेक है और पब्लिक के पास इस कंपनी का 41.2% स्टेक है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस को आप तक लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों, रेन इंडस्ट्रीज़ का शेयर मेरे भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है और इस शेयर को मैंने 167 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे ख़रीदा है। इस शेयर को मैंने सबसे पहले 2019 में 110 के एवरेज प्राइस पे ख़रीदा था। उसके बाद कोरोना के क्रैश में जब मार्केट गिरा तब ये शेयर 44 रुपीज़ तक डाउन गया था, लेकिन मैंने अपने सभी शेयर्स को होल्ड किया और थोड़ा सा एवरेज भी किया था। बाद में जब मार्केट में एक तरफा रैली आई तो ये शेयर भी बढ़ा और 250 रुपये के ऊपर चला गया था। तो मैंने जब रशिया यूक्रेन वार हुआ था तब इस शेयर को 250 रुपये के आसपास बेच दिया था और वापस अभी ख़रीदा है 167 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है, कंपनी के कार्बन प्रोडक्ट्स में मेनली आते हैं CPC, CTP और अदर कार्बन प्रोडक्ट्स। तो CPC के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है उसका नाम है GPC, ग्रीन पेट्रोलियम कोक, जो कि बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का। CTP के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है कोल टार, जो कि बाय प्रोडक्ट है मेटलर्जिक कोक का। और अदर कार्बन प्रोडक्ट्स के लिए भी जो रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है वो है कोल टार, जो कि बाय प्रोडक्ट है मेटलर्जिक कोक का। तो फिलहाल कंपनी में मेजर प्रॉब्लम ये है कि कंपनी का ये जो रॉ मटेरियल है GPC, उसके इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। इंडिया में जितने भी कैलचाइनर्स हैं उनको एक लिमिटेड अमाउंट का GPC इंपोर्ट करने का परमिशन है, उससे ज़्यादा वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। और लोकली जो GPC मिलता है इंडिया में उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है। तो शॉर्टली GPC के इंपोर्ट के रेस्ट्रिक्शन के कारण कंपनी अपने जितना रिक्वायरमेंट है उतना
जीपीसी इंपोर्ट नहीं कर सकती और उसलिए अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने जीपीसी के इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया है कि ये जो कैल्साइनर्स है ये बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड का इमिशन होता है इनके प्रोडक्शन से, जिससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ रेन इंडस्ट्रीज़ के पास 5 फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्लांट्स है। तो ये जो एफजीडी सिस्टम है ये सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन को बहुत कम करती है। इसके अलावा कंपनी के पास वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम भी है, जिसकी मदद से कंपनी अपनी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाली पावर की डिपेंडेंसी को कम करके कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है। कंपनी की वेस्ट हीट रिकवरी पावर जनरेशन की कैपेसिटी है 131 मेगावाट और कंपनी की वेस्ट हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन की कैपेसिटी है 59 मेगावाट। उसके अलावा कंपनी सोलर एनर्जी में भी इन्वेस्ट करती है। 2021 में कंपनी की सोलर जनरेशन से पावर जनरेट करने की कैपेसिटी थी 3 मेगावाट और 2022 में वो बढ़कर हो चुकी है 16.6 मेगावाट। कंपनी के R&D डिपार्टमेंट की बात करें तो कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग R&D डिपार्टमेंट है। कंपनी ने रिसेंटली ACP प्रोडक्ट को डेवलप किया है। कंपनी का ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, यानी कि रेन इंडस्ट्रीज़ के अलावा ये प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। कंपनी का मानना है कि इस प्रोडक्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस प्रोडक्ट के अगर बेनिफिट देखें तो ये एनर्जी सेविंग करता है, सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन भी कम करता है और जीपीसी के यूटिलाइजेशन की एबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। HHRC के प्रोडक्ट के बारे में हम वीडियो में पहले देख चुके हैं। इसके अलावा कंपनी लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होने वाले कार्बन प्रिक्योर मटेरियल को भी प्रोड्यूस करती है। कंपनी के पास कार्बन मैन्युफैक्चरिंग के 13 प्लांट्स हैं, एडवांस मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग के 5 प्लांट्स हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्लांट्स हैं, WHR यानी कि वेस्ट हीट रिकवरी स्टीम प्लांट्स के 4 प्लांट हैं, वेस्ट हीट रिकवरी पावर के 6 प्लांट्स हैं। कंपनी के पास R&D सेंटर्स एंड लेबोरेटरीज 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 2640। कंपनी CSR एक्टिविटीज़ में 94 मिलियन रुपीज़ खर्च करती है। कंपनी का वाटर कंजम्पशन है 4.1 मिलियन मीटर क्यूब। कंपनी का एनर्जी कंजम्पशन है 3.9 मिलियन मेगावाट। अब रेन इंडस्ट्रीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव है कि मोहनीश पाबराई सर ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में बड़ा स्टेक लेता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो बहुत रिसर्च करके करता है, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि कंपनी का शेयर रिजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। शेयर की करंट प्राइस से उसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ शेयर का PE भी कम है। थर्ड पॉजिटिव है कि कंपनी के पास ग्रेट मैनेजमेंट है, जिसको कई सालों का एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस में। फोर्थ पॉजिटिव है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले दिनों में उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते ही जाने वाली है। और फिफ्थ पॉजिटिव है कि कंपनी का R&D डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अब कंपनी के नेगेटिव्स को देखते हैं। पहला नेगेटिव ये है कि कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा है और दूसरा नेगेटिव है कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है GPC, उसके इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।